हे एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, यही चैप्टर हम लोग आधा इसका एक पार्ट कर दिया था, इसका एक पार्ट रह गया था क्योंकि चैप्टर आपका बड़ा है। बाकी जितने भी क्लास 8 के आपके चैप्टर हुए हैं वो मुश्किल से 40-45 मिनट के अंदर अंदर सारे चैप्टर आपके ख़त्म हो गए हैं पूरे चैप्टर में। लेकिन ये आपका 11 नंबर चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इसका नाम एक बार आप देख लीजिए तो इसको रिलेट कर लेना, ऐसा ना हो आप लोग कन्फ्यूज हो जाए। तो देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक, इसका एक पार्ट हम लोग कर चुके हैं। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए, क्योंकि चैप्टर आपका पूरा नहीं हुआ था और ये चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट बहुत है ना। जहाँ कहीं भी समझ में ना आए आप इस चैप्टर को जो है वीडियो को रिपीट कर करके देखिएगा, है ना। आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखिए, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, अभी रॉलेट एक्ट के था, है ना। रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन किया और उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हो गई। अब उस घटना के घटित होने के बाद हमने और कदम आगे बढ़ाए। रुकने वालों में से नहीं थे कि भाई डर जाएंगे कि आपने एक जनसभा को मार दिया तो हम लोग डर गए, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। डरने वालों में से कोई बात ही नहीं थी कि कोई इंसान ऐसा निकल के आया इंडिया का आपके डरे, क्योंकि अब चीज़ें इतनी आगे फैल चुकी थी कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें आप लोगों से छुटकारा चाहिए, अब जाइए हम अपना देश चला लेंगे, हमारा देश है। एक वो चीज़ होती है ना कि हमारा काम है, हम जैसे करें कर लेंगे, पड़ोसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए उस चीज़ से। तो वही चीज़ थी कि आप लोग जाइए, आप अपना देश देखिए, हमें अपने हाल पे छोड़ दीजिए, है ना। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 का, उसके बाद कुछ चीज़ें आगे घटित हुई। तो चलिए इन चीज़ों को देखते हैं। एक आया आपका खिलाफत आंदोलन, एक आया आपका असहयोग। सहयोग क्या होता है? किसी का साथ देना, और असहयोग मतलब साथ ना देना, तो असहयोग आंदोलन। तो 2 आंदोलन आपके उभरे। अब देखिए, खिलाफत का मुद्दा इस तरह का एक ज्वलंत मुद्दा है। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। किस पर? खलीफा पर। और खलीफा को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी भरा गुस्सा हुआ था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुसलमान स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचार से मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाएं और स्वराज की मांग करें। तो ये बात हुई। अब देखिए, 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, सी राजगोपालाचारी, आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। यानी लोगों ने अपना काम छोड़ना स्टार्ट किया। भाई हम काम नहीं करेंगे, करवा लीजिए, आप नहीं करेंगे, है कि नहीं। और किसी काम के बिना तो चलेगा नहीं, तो आपको बात माननी पड़ेगी जनता की। तो वही चीज़ आई। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया। अंग्रेजों ने जौन सी उपाधि दी, सब भाई लो आप वापस, हमें कोई नहीं चाहिए, है ना। और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जला दी। जो कपड़ा विदेश से बन के आ रहा था, इंग्लैंड से बन के आ रहा था, उसको जला दिया, खिलाफ खड़े हो गए, है ना। 1920 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आ गई, परंतु यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज़्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े हुए थे। आगे देखिए, लोगों की पहलकदमी, लोगों ने आगे कदम बढ़ाए। कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। यानी नाम लिया गांधी जी का और गांधी जी के नक्शे कदम पर नहीं चलना है। मतलब गांधी जी नरमपंथी नहीं थे तो आप गरमपंथी, लेकिन नाम लेंगे किसका? गांधी जी का। ये चीज़ इन लोगों ने देखी। देखिए यहाँ क्या होता है। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। आइए ऐसे कुछ उदाहरणों पर विचार करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। खेड़ा, गुजरात। खेड़ा आंदोलन गुजरात का है। गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाए। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेरबंदी की दी। घेरबंदी, दुकानों पर नहीं जाने दिया लोगों को। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। इन सत्याग्रहों में कई बार
बेचराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। उनका विरोध इसलिए था, देखिए गिरबंदी क्या है ये देख लीजिए, लोगों को किसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए किया जाने वाला विरोध प्रदर्शन। देखिए उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानूनों को सख्त करा देंगे। बहुत सारे वन गांव में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्दी ही स्थापित होने वाला। इतनी चीज़ें आगे बढ़ गई थी कि लोगों को विश्वास होने लगा था धीरे धीरे कि अब अंग्रेज यहाँ पे नहीं टिकेंगे, ना हम इनको टिकने देंगे। सिंध मौजूदा पाकिस्तान में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। यहाँ पे भी खिलाफत आंदोलन फैला। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के संगठन में ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकतें मिल गई धीरे धीरे। आगे देखिए पंजाब में भी चीज़ें आई। पंजाब में सिखों ने अकाली आंदोलन पूछता है किस एरिया में था, पंजाब। अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारे में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाए। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाए हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। हर जगह गांधी का नाम लेके लोग बाग अपने स्थानीय तरीके से आंदोलन चला रहे थे। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी, जो मतलब अंग्रेज जो जमीन रख के उन लोगों को उन पर काम कराते थे, वहाँ से लोग बाग हट गए, हम नहीं करेंगे काम, कर लो आप है ना, ये चीज़ हो गई थी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते थे। उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का गान किया करते थे। उन्हें कृष्ण राज नहीं चाहिए था, गांधी राज चाहिए था। चलिए आगे, महंत क्या थे? गैर कानूनी बेदखली। सिख गुरुद्वारे के धार्मिक करता धरता थे महंत। गैर कानूनी बेदखली क्या है? बिना कानून के आप जबरन किसी चीज़ को करें गैर कानूनी ढंग से। जनता में महात्मा गांधी। इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा मानते थे, गॉड मानते थे, राष्ट्रपिता मानते थे। एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला दे। और जो व्यक्ति हमको गरीबी या मुसीबत से छुटकारा दिलाएगा वो तो हमारे लिए एक प्रकार से भगवान ही होगा। गांधी जी वर्गीय टकरावों की बजाय वर्गीय एकता के समर्थन करते थे। मतलब एकता में रहें आप, टकराएं ना। परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे, है ना, तो ये चीज़ थी। खेती और मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें ज़मीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी को श्रेय किया। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पा ली थी। परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली हुई है। आगे देखिए, कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयाँ की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुकूल नहीं थी। मतलब नाम लिया गांधी जी का, काम ऐसे किए जो गांधी जी नहीं करना चाहते थे, यानी हिंसा की। आगे देखिए, महात्मा गांधी की जनता से उपजी एक छवि। तो इस प्रकार से राजा टाइप का बना के गांधी जी को बिठाया गया है। देखिए तो ये आगे देखिए, आगे ये आपका कुछ स्टोरी है, आप पढ़ लेना इसको। आगे इधर पे देखिए, 1922 से 1929 की घटना। तो क्या चला 1922 से लेकर 1929 तक? महात्मा गांधी हिंसक आंदोलनों के विरुद्ध थे। मतलब उन्हें हिंसा नहीं चाहिए थी, आप मार काट मत कीजिए, है ना, ये था उनका मानना। राम राज्य चाहते थे, बहुत ही आसानी से सब चीज़ें हों। कोई आपको एक थप्पड़ मारे आप दूसरा गाल कर दो, है ना, उनको राम राज्य चाहिए था। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चोरी चोरा पुलिस थाने पर हमला कर दिया, जला दिया, तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन पर वापस ले लिया। 1919 में स्टार्ट हुआ था, 1920 के आसपास। 1920 में तो क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 1919 के लास्ट से, क्योंकि अप्रैल में तो देखिए 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसके बाद असहयोग आंदोलन चला था, यानी आप 20 में भी कह सकते हैं, 19 के लास्ट में कह सकते हैं, है ना। तो इसके बाद क्या किया 1922 में, पूछता है कब चला और कब बंद हुआ। तो 1922 में जब चोरा चोरी हत्याकांड हुआ, मतलब चोरा चोरी वाली जो कांड हुआ,
उससे क्या हुआ, इस आंदोलन से बहुत लोग, काफ़ी लोग मारे गए, पुलिस वाले मारे गए, है ना। तो वो चीज़ गांधी जी को अच्छी नहीं लगी, तो इन्होंने बोला नहीं भाई असहयोग आंदोलन हम वापस लेंगे। तो 1919 के आसपास चला जो था असहयोग आंदोलन, 1922 में गांधी जी ने वापस ले लिया। इस चीज़ को याद रखिएगा। 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चोरी चोरा पुलिस थाने पर हमला कर दिया, जला दिया उसे, तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाके में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए। चुनाव लड़ने का भाव पैदा हुआ और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावी करना चाहिए। 20 के दशक के मध्य में गांव में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली। 1930 में शुरू किए गए सबना अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 20 के दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। कौन कौन? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो दो चीज़ें निकल के आई यहाँ पे। भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा। अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगाएं। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय आए, मतलब इधर पे भगत सिंह निकल आए। चित्तरंजन दास की फोटो बनी हुई है यहाँ पे, वकील थे चित्तरंजन दास। असहयोग आंदोलन में इन्होंने काफ़ी इनका जो है हाथ रहा। इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा। पूर्ण स्वराज कांग्रेस ने रखा था। मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए मोतीलाल नेहरू नहीं, जवाहरलाल नेहरू, है ना। 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, पूर्ण स्वराज की वजह से, है ना। और जो 26 जनवरी मनाई जाती है वो इसी के कारण मनाई जाती है, पूर्ण स्वराज की वजह से। अभी थोड़ा लिखा हुआ है कुछ, साइमन कमीशन, इसको पढ़ लेते हैं। साइमन कमीशन इंडिया कब आया? तो इंडिया 1928 में आया, है ना। 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भेजा था। अब इसके बाद देखिए, इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। अब देखिए, जब अंग्रेज परेशान है भाई, है ना, और अगर कोई ऐसा संगठन आ जाए जिसमें कोई भारतीय नहीं है, तो वो भारतीयों के हित में क्यों होगा संगठन? मतलब उसका जो फैसला आएगा वो भारतीयों के हित में क्यों आएगा? पूरे आल टोटल अंग्रेज थे इसमें सब। ये जो साइमन कमीशन आया था, साइमन इसका अध्यक्ष था, इसलिए उसी के नाम पर इसका नाम साइमन कमीशन रखा गया था। तो इस चीज़ पे लोग बागों ने काले झंडे दिखाए। और लाला लाजपत राय जब इस आंदोलन में थे तो भीड़ भाड़ में उनके सिर पे डंडा लग गया, और इसी साइमन कमीशन में लाला लाजपत राय के सिर पे डंडा लगने से उनकी मौत हो गई। इस चीज़ को याद रखिएगा। पूछा जाता है वो कौन से नेता थे जो साइमन कमीशन की भीड़ भाड़ जब हुई और उनको डंडा सर पर लगा, लाठी सर पर लग गई और उनकी मौत हो गई, तो लाला लाजपत राय थे। इस आयोग ने कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला किया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था साइमन कमीशन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, हमें भाई नहीं चाहिए। जिसमें सारे अंग्रेज हैं वो हमारे इंडिया के हित में कैसे बात करेंगे? तुम लोग तो भाई वैसे ही परेशान हो हम लोगों से, है ना। अब देखिए क्या है, बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। इंकलाब जिंदाबाद किसने बोला था? भगत सिंह ने। देखिए इधर पे लाला लाजपत राय, मैंने अभी आपको क्या बता दिया है, सॉरी, लाला लाजपत राय के सिर पे डंडा लगा था, शायद बाल गंगाधर तिलक बता दिए, इसको करेक्शन करना। देखिए भगत सिंह और उनके साथियों जैसे कि क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटरा में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की।
इस एसोसिएशन सदस्यों ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सारंड नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी। इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। सॉरी, जो साइमन कमीशन आपका था, तो इस कमीशन में क्या हुआ था, लाला लाजपत राय के सर पर डंडा लगा था, और जब इनके किसके पुलिसकर्मी के द्वारा लगा था, सारंड के कारण, और सारंड को जाके भगत सिंह ने डायरेक्ट गोली मार दी थी, है ना। आगे देखिए, अपने साथी राष्ट्रवादी बी के दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक दिया। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं, बल्कि बहरों को सुनाना है। बहरों को सुनाना है कि भाई हमें कमज़ोर मत समझें। मतलब जो बम फेंका था वो सिर्फ धुआं वाला बम था, फट वाला, उससे किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ। विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। इसी आरोप में भगत सिंह पर मुकदमा चलाया गया और 23 साल की उम्र में इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। भगत सिंह को लाला लाजपत राय को डंडा लगा था, इसको याद रखना। सारंड की लाठी लग गई थी, सारंड ऑफिसर की। दांडी मार्च आ गया, और कुछ बीच में आपका छूटा तो नहीं है, इसको एक बार देख लेते हैं। नहीं छूटा, देखिए दांडी मार्च। तो दांडी मार्च पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वे नमक कानून तोड़ देंगे। भाई नमक पे हम कर नहीं देंगे। नमक क्या है, मतलब आज की डेट में नमक 5 रुपया किलो मिलता है, खड़ा नमक। तो उस समय पे क्या था, कुछ नहीं था भाई। चौन्नी अठन्नी आने में भी कीमत नहीं थी नमक की, और फिर भी ये बिना फालतू में उस पर टैक्स लेते थे। यात्रा पर निकले नमक कानून तोड़ने के लिए। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एक अधिकार होता था। सरकार का एक अधिकार, यानी नमक आप छू नहीं सकते हैं। सब सरकार निकालेगी नमक को, और सरकार ही आप तक पहुंचाएगी, और आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये चीज़ थी। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है। सही बात है भाई, पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है। बिना नमक के आप खाना नहीं खा सकते। भोजन का बुनियादी हिस्सा है, उस पर आप टैक्स ले रहे हैं। भाई किसी के पास नहीं है पैसा, क्या करे इंसान। क्योंकि और देखिए, नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया, और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। नमक वाली बात देखिए, गांधी जी और उनकी अनुयायी साबरमती के 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चल कर गए। पूछा जाता है कि देखिए चले कहाँ से थे, साबरमती से, और पहुंचे कहाँ तक थे, 240 किलोमीटर दूर दांडी के तट पर। वहाँ उन्होंने बिखरा हुआ नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। तो महात्मा गांधी नमक बटोरते हुए दिखाए गए हैं, इकट्ठा करते हुए। देखिए, स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं कर्नाटक में अम्बाबाई थी। अम्बाबाई राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया। युवा और वृद्ध, अकेली और विवाहित, ग्रामीण और शहरी, रूढ़िवादी, उदारवादी, सभी तरह के माहौल में आने वाली महिलाएं थीं। स्वतंत्रता संघर्ष, महिला आंदोलन और स्वयं उनके लिए भी यह हिस्सेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। अंग्रेज अफसरों और भारतीय राष्ट्रीयवादियों दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय संघर्ष को जबरदस्त ताकत दी है। भाई एकता में ही शक्ति। हम लोग जितने इकट्ठा होंगे, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, एकता तो बढ़ेगी, ताकत तो बढ़ेगी। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाएं घरों से बाहर आने लगी थीं। इसने उन्हें विभिन्न व्यवसायों व शासन में जगह दिलाई और पुरुषों के साथ समानता का मार्ग प्रशस्त किया। महिलाओं के लिए सहभागिता का अर्थ यह था, इसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति खुद उन्हीं के शब्दों में देखी जा सकती है। देखिए, कर्नाटक के अम्बाबाई का विवाह 12 साल की उम्र में कर दिया गया था। 16 साल की उम्र में वह विधवा हो गई थी। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेरबंदी कर ली थी। उन्हें गिरफ्तार किया गया और सजा दी गई। रिहा होने पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब भी वह जेल से बाहर होती, सभाओं में भाषण देती थीं, बुनाई कताई सिखाती थीं, प्रभात फेरियों का आयोजन कराती थीं। अम्बाबाई इन्हें अपने जीवन की सबसे सुखद क्षण मानती थीं। ये काम करवा के उनको अच्छा लगता था दूसरों की हेल्प करना, क्योंकि ऐसे क्षणों में उन्हें एक नया मकसद और प्रतिबद्धता दिखाई देती थी। आंदोलन में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। उदाहरण के लिए, नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआती में खुद महात्मा गांधी भी महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे। आखिरकार सरोजिनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि वे महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने दें। तो ये चीज़ थी महिलाओं का पहले था। अब देखिए आगे क्या था। उन्होंने पानी भी उबाला। नमक देखिए, ये सरोजिनी नायडू जी बनी हुई हैं गांधी जी के बगल में। ये सरोजिनी नायडू जी मुख्य रूप से दिखाई गई हैं। एग्जाम में पूछता है कि दांडी मार्च में जो मुख्य महिला थी गांधी जी के साथ, वो कौन थी।
सरोजिनी नायडू थी, रेड कलर। देखिए, उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। इस आंदोलन में जितना तट पे नमक था उसको बटोरा, उसको समेट के रख दिया, और दूसरा जो और चाहिए था तो पानी उबाल के बनाया। ऐसा भी होता है समुद्र किनारे आप एक गड्ढा कर दीजिए, उस गड्ढे में आप पानी समुद्र का भर दीजिए किसी भी तरीके से मशीनों के द्वारा, जैसा भी उस समय मशीनें थी नहीं, तो जब आप उस पानी को भर देंगे एक झील टाइप की बना के, तो उसमें क्या होगा, फिर जब अच्छी खासी गर्मी पड़ेगी तो वो बाष्पीकरण के कारण पानी हट जाएगा, पानी उड़ जाएगा, बचेगा उस झील में नमक। नॉर्मल सी बात थी। आगे देखिए, इस आंदोलन में किसान, आदिवासी और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया। 1935 में आया था अच्छा खासा एक्ट, आगे तो देखेंगे हम इसको, अभी इधर पर ध्यान रखिएगा इसको। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। इस समय पर कांग्रेस अच्छी खासी उभरी हुई सरकार थी, मतलब पार्टी थी। अंग देखिए, प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला, है ना। आगे देखिए, हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन की युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे। इसके बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। हम भाई आपकी हेल्प कर देंगे, हुआ भी ऐसा ही। 1945 में हेल्प की, लेकिन फिर भी अंग्रेज नहीं माने। लेकिन 1947 में अंग्रेजों को यहाँ से जाना पड़ा। अंग्रेजों को समझ में आ चुका था कि भाई अब नहीं हम यहाँ पर रह सकते। यहाँ पर बहुत सारे नेता, बहुत सारे लोग उभर के आ चुके हैं अपना देश चलाने के लिए। तो इन्होंने बोला कि हम मदद दे देते हैं, हम अपनी जो है सेना भेज देंगे, जो हमारी इंडियन सैनिक है हम भेज देंगे द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की हेल्प के लिए, लेकिन आपको यहाँ से हमारा देश छोड़ के जाना पड़ेगा, ठीक है ना, हमें आप आज़ादी देंगे। तो ये चीज़ इन लोगों ने लिखित में ले ली थी, इसके बाद ही हेल्प की थी। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी। कांग्रेसी सरकारों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। अंग्रेजों को क्या लगता था कि आप नहीं मानेंगे तो हम लोग शांत हो जाएंगे, मत मानो, हम अपना और चीज़ देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1920 के दशक की शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजिनी नायडू दांडी मार्च के मुख्य नेताओं में से एक थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बैठने वाली प्रथम महिला थी, जो कि 1925 में बैठी थी। याद रखना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू, और पहली महिला थी। इससे पहले कोई महिला जो है, देखिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, 1885 से लेकर 1925 में बनी थी सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्ष। इससे पहले कोई भी महिला नहीं आई थी अध्यक्ष बनने के लिए कांग्रेस की, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दांडी मार्च में भी गांधी जी के साथ कौन गया था, महिलाओं में कौन गया था, सरोजिनी नायडू। प्रांतीय स्वायत्तता क्या होती है, संघ के भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देना। आगे देखिए इसको, आगे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में अगस्त में भारत छोड़ो आंदोलन जो है आ चुका था। इन्होंने 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार। और उन्होंने, हम भैया आए लोग इंग्लैंड वाले, मतलब अंग्रेज आए, बोले भारतीयों से हमें आप अपने सैनिक दे दीजिए, हमें जो है द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेना है। इंडिया वालों ने बड़े आराम से बोले देखो भैया सीधी सी बात है, हम आपका साथ तो दे देंगे, लेकिन आपको हमारा देश छोड़ के जाना पड़ेगा, हमें अपने देश पर आपको बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा कि हम जैसे चला लेंगे, स्वतंत्र करना पड़ेगा। तो लोग क्या बोलते हैं, नहीं करेंगे भाई, नहीं करो, कौन सी आपसे कोई, हम देखिए हम अब बात रख रहे हैं अपनी, अब नहीं करेंगे तब भी हम लोग करेंगे, अब करेंगे तब ठीक है, नहीं करेंगे तब ठीक है, आपको भागना तो है ही यहाँ से, क्योंकि अब हमारी ताकतें बढ़ चुकी हैं। तो जब ये लोग ना माने तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में चालू हुआ। प्रदर्शन का, अब देखिए 1942 से चला हुआ आंदोलन, हमें आज़ादी कब मिली थी, 1947 में, 5 साल चला था। प्रदर्शनकारी हर जगह पुलिस से लोहा ले रहे थे, हजारों लोग गिरफ्तार हुए, हजारों से ज़्यादा मारे गए और असंख्य लोग घायल हुए। तो आंदोलन है ये जो चल रहे थे, बहुत लोग मारे गए, बहुत बड़े बड़े नेता मारे गए, है ना। अब देखिए भारत छोड़ो और उसके बाद क्या चीज़ें आई। सुभाष चंद्र बोस देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। समाजवादी विचार रखने वाले आमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के राष्ट्रवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे। राष्ट्रवादी क्या करते थे, अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे सुभाष चंद्र बोस, क्या आप अहिंसा ना करें।
अहिंसा। इन्होंने देखिए, हालांकि इन्होंने गांधी जी को जो ये सम्मान देते थे वो राष्ट्रपिता बोलते थे, लेकिन ये नहीं है कि गांधी जी ने आप अहिंसा मत करें, आप किसी को मारें मत, ये चीज़ नहीं मानते थे। हिंसा करते थे लेकिन गांधी जी का सम्मान करते थे और उनको राष्ट्रपिता की उपाधि इन्होंने दी थी। जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के रास्ते हुए सिंगापुर पहुंचे, जर्मनी से होते हुए सिंगापुर पहुंच गए। भारत को अंग्रेजी के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां पर सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। एग्जाम में पूछता है आज़ाद हिंद फौज किसने स्थापित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। इंडियन नेशनल आर्मी 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर भारत पर आक्रमण किया। यह अभियान सफल नहीं रहे आपके। सदस्यों को कैद कर लिया गया, आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों को, और उन पर मुकदमे चलाए गए। देश भर में तमाम तरह के लोगों से आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को चलाए गए मुकदमों के खिलाफ संघर्ष लिया काफ़ी लोगों ने। ये लोग लड़ते रहे। आगे देखिए अब क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद क्या हुआ। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो का नारा और सिद्धांत रखें, चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। मतलब करो या मरो का ये मतलब नहीं कि आप मार पीट करो, मतलब करो या मरो का नारा आप याद रखना गांधी जी ने दिया था। करो मरो के चक्कर में हम गर्मपंथी नेताओं के उसमें चले जाते हैं कि किसी गर्मपंथी नेता ने दिया होगा, नहीं। इनके करो या मरो का बात ये था कि आप या तो अपना कार्य करते रहें या आप करो या फिर मर जाएं, वो बात अलग। और जब तक जिंदा है तो करो और मरो से मतलब इनका ये नहीं था कि करो और मारो, अहिंसक ढंग से करें, मतलब हिंसा नहीं होनी चाहिए। कुछ होता रहे लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल थे। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई छोड़ छाड़ के इस आंदोलन में कूद पड़े थे। देश भर में संचार और राज सत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का संगठन कर लिया। सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोलियों से मारे गए। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने के आदेश दिए गए। हवाई जहाज से ऊपर से गोलियां बरसाओ। परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने ही टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। आगे देखिए क्या हुआ, स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। कितने मतलब अंग्रेजों को अब यहाँ से चीज़ें समझ में आ गई थी कि हमें जाना पड़ेगा। अब देखिए 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमान के लिए स्वतंत्र राज्यों की अब मांग करने लगी। अब यहाँ से मुस्लिम लीग भी उभरी, हमें अलग देश चाहिए, मुसलमानों का देश अलग होना चाहिए। एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। उनका ये नहीं था कि आप बिल्कुल भारत और पाकिस्तान को अलग कर दें, या पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया था उन्होंने कि इसका नाम पाकिस्तान रखेंगे। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की थी, चलिए इसको देखते हैं। 1930 के दशक के आखिरी सालों में लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। 1930 में इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशकों ने हिंदू और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुए, इसको पढ़ेंगे थोड़ी देर में, तनाव का भी हाथ रहा है। 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण रहे। इन चुनाव ने मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, कम संख्या में हैं, और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी, यानी पीछे वाली भूमिका, अंग नहीं आ पाएंगी। ये भावना मुसलमानों के दिमाग में बैठ गई थी। लीग को यह भी भय था, मुस्लिम लीग, कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही नहीं मिल पाएगा। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला बढ़ गया। और फासला उनके जब भी आप प्रस्ताव रखें किसी को, है ना, और वो इंसान स्वीकार ना करे तो आपको क्या लगे, बहुत बेकार है यार, यही चीज़ निकलती है मुँह से। तो वही चीज़ मुस्लिम लीग के लिए आई, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का तनाव हुआ। 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद दी। 40 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किए। लीग को क्या लगा, हम अब आगे जा सकते हैं, कांग्रेस के नेता सब जेल में हैं। 1945 में विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, द्वितीय विश्व युद्ध। अंग्रेजों ने
भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी। उन्हें पता आ गया था अंग्रेजों को कि अब हमें छोड़ना पड़ेगा, तो उन्होंने कांग्रेस और लीग, मुस्लिम लीग से बातचीत की, मीटिंग रखी। यह वार्ता असफल रही क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस इस दावे को मंजूरी नहीं दे सकती थी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उनके साथ थे। आगे देखिए, 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो बहुत अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। मतलब जो अलग से आरक्षित मुसलमानों की सीट थी उधर पर मुसलमान भी जीते और जहाँ पे और दूसरी सीट थी वहाँ पे हिंदू जीते। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। अब इन्हें दिमाग आया कि नहीं, हमें अपना अलग देश चाहिए। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ तैयार किया। इस परिसंघ में सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। मतलब इन लोगों ने बोला कि आप संगठित रहें, अलग ना हो, मुस्लिम और जो है हिंदू राज्य ना बनाए अलग अलग करके। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन अवश्यंभावी था, मतलब अब देश का विभाजन रुकने नहीं वाला था। अब इसको हम थोड़ी देर से कैबिनेट मिशन को थोड़ी देर से पढ़ेंगे। फिर ये जो चीज़ें छूट गई हैं बीच में, इन चीज़ों को देख लीजिए। ये तो हो गया था आपका। इधर पे देखिए चित्र नंबर मौलाना आज़ाद तथा देखिए इधर पे मौलाना आज़ाद तथा कांग्रेस कार्यकारी समिति के सदस्य सेवाग्राम 1942 में। मौलाना आज़ाद गांधी जी। आगे देखिए, मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था। उनके पिता बंगाली और माँ अरब मूल की थीं। बहुत सारी भाषाओं के जानकार थे मौलाना आज़ाद। इस्लाम के विद्वान और बहादते दीन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे। ऐसा नहीं है कि ये मुस्लिम है तो बस मुस्लिम, सब धर्म को मानते थे। गांधीवादी आंदोलन में हमेशा सक्रिय रहने वाले थे और हिंदू मुसलमान एकता के पक्के हिमायती थे। उन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो कह रहे थे 2 राष्ट्र बनाए, हिंदू अलग मुस्लिम अलग। तो मौलाना आज़ाद ने बोला था कि 2 राष्ट्र मत बनाओ, एकता रखो हिंदू मुस्लिम में। आगे देखिए दूसरी तस्वीर बनी हुई है। ये क्या बनी हुई है? गांधी जी जिन्ना वार्ताओं से पहले गांधी जी के साथ बात करते हुए सी राजगोपालाचारी, वयोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता सी राजगोपालाचारी 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर बने। उन्हें लोग राजा जी के नाम से जानते थे, राजा सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल माने जाते हैं। इसके बाद तो गवर्नर जनरल का पद हटा दिया गया था। पहली बात तो पहले इंडियन ही थे, दूसरी बात स्वतंत्रता के बाद बने थे। आगे देखिए, आगे देखते हैं कहाँ थे। श्री राजगोपालाचारी याद रखना। वल्लभ भाई पटेल 1945 से 47 के दौरान आज़ादी के लिए, ये वल्लभ भाई पटेल चली वार्ताओं में एक अहम भूमिका अदा की इन्होंने। पटेल नादियाड़ गुजरात के एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार के थे। 1918 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की अलग कतार में रहने वाले पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष आपको लाइन से याद करने पड़ेंगे, 11-12 की उसमें दिए होंगे बुक में, तो उसमें देख लेंगे। महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना, ये फोटो दिखाई गई, ये देखिए इधर पे कितने हट्टे कट्टे थे ये मोहम्मद अली जिन्ना। गांधी जी से कितनी लंबाई इनकी आगे थी। 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय रहे। जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था ना। 1937 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनः जीवित किया और अंत में भी पाकिस्तान की स्थापना के सबसे प्रमुख प्रवक्ताओं की कतार में जा पहुंचे। आगे देखिए, एक और तस्वीर बनी हुई है। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन से पहले महात्मा गांधी से बात कर रहे थे। महात्मा गांधी कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, याद रखना इस चीज को। हाँ, महात्मा गांधी के शिष्य कांग्रेस समाजवादी और अंतर्राष्ट्रीयवादी
विचार रखने वाले नेहरू राष्ट्रीय आंदोलन तथा स्वतंत्र भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के लिए ये जो बने हुए हैं, इन्होंने बहुत चीज़ें चलाई, जवाहरलाल नेहरू, है ना। चलिए अब देखते हैं इस चीज़ को आगे। लास्ट टॉपिक है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन इस तरह विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू किए। उन्होंने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे जो कई दिन चलते रहे। आगे देखिए, इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई थी। कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई। उसके शहरों का माहौल बदल गया और एक नया देश पाकिस्तान का जन्म हुआ 1947 में। इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आए। अहिंसा नहीं, हिंसा के साथ ही मारपीट होके ही परिवार बिछड़े, मुसलमानों को मारा गया, हिंदुओं को मारा गया, जो हिंदू पाकिस्तान में थे उनको मार कूट के भगाया गया वहाँ से, या जो मुसलमान यहाँ थे हिंदू में तो उन लोगों को मारा गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकली, है ना। पाकिस्तान का जन्म हो गया, हम 2 राष्ट्रों में बट गए। पाकिस्तान भी 2 हिस्सों में बट गया था, है पता आपको। पाकिस्तान यानी आपका एक तो पूर्वी पाकिस्तान बटा था, है ना। मुसलमान और हिंदी के हिसाब से बांटा था इसने। तो आज का जो बांग्लादेश है उस हिस्से में पूरे मुस्लिम थे, तो वो आपका पूर्वी पाकिस्तान, और एक हो गया था पश्चिमी पाकिस्तान। पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा था उस समय पे, फिर जाके 1971 में बांग्लादेश बना था। याद रखना इस चीज़ को। अफ्रीका में राष्ट्रवाद, घाना का उदाहरण, इसको पढ़ लेना खुद से। घाना का उदाहरण अन्यत्र का है कि उस समय पर घाना में क्या चल रहा था, है ना। अभी चैप्टर आपका इधर पर खत्म होता है, 2 पार्ट में हो पाया। कम से कम 1.5 घंटा लग गया इस चैप्टर को खत्म करने। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर समझ में ना आए तो उस वीडियो को रिपीट कर करके देख लेना 2-3 बार। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करके जाना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लास्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे कल।